हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। पेडागोजी ऑफ मैथ्स के लिए आपकी क्लास नंबर ये 6 है। ठीक है, इससे पहले हम 5 क्लासेस और भी कर चुके हैं। ये आपका पता होगा कि आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपके ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम होता है, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो सूक्ष्म शिक्षण है चैप्टर 6, सूक्ष्म शिक्षण, जो कि पेडागोजी फिज़िकल साइंस में भी है, बायो में भी है, सभी में पूछ लेते हैं इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस। बाकी ये मैथ्स के लिए है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? मतलब पूछा जा रहा है क्या ये वास्तविक शिक्षण में आएगा या नहीं आएगा। तो हाँ और नहीं, मतलब कई वैज्ञानिक है, कुछ ने इसको वास्तविक शिक्षण कहा तो कुछ ने इसको नहीं कहा। तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे इसके लिए आप। चलिए सेकंड नंबर में आते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा है, इसका विकास कब और कहाँ पे हुआ था? तो सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा है वो सबसे पहले अमेरिका में 1961 में इसका प्रयोग या विकास किया गया। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा 1961 अमेरिका में आई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक जो हैं वो एलन कीथ एटसन, मतलब दो राइटर हैं जो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। एक तो D.W. एलन है और एक है कीथ एटसन। ठीक है, कीथ एटसन। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चौथे नंबर में, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो एलन जो थे, जो हमने देखा यहाँ पे कि जनक कौन है, एलन और कीथ एटसन जो हैं वो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो विकास है ना वो किसने किया? तो एलन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एलन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। तो 5वें नंबर में आ गए, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ये कथन संबंधित है। भाई ये कथन किसने कह दिया कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो समस्त शिक्षण, मतलब जो पूरा शिक्षण होता है उसको लघु क्रियाओं में बांटता है, ऐसा कहा है एलन ने ऐसा कहा। तो ये कथन किससे संबंधित है? एलन से। एलन ने कह दिया कि लघु क्रियाओं में बांटता है सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को। ठीक है, तो ये कथन एलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 6 में। तो NCERT जो है इसके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की जो चक्र अवधि है वो कितनी बताई गई है? तो वो 36 मिनट निर्धारित किया गया है। ठीक है, 36 मिनट जो है वो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि निर्धारित की गई। इसका एक पूरा चक्र होता है, एक साइकिल होती है कि पहले आपको टीचिंग करनी है, फिर ये करना है। तो इसके लिए पूरा टाइम जो है वो 36 मिनट दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 7वें नंबर में। तो 7वें नंबर में क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है वो किस विद्यालय में हुआ था, किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। किस में किया गया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 8वें नंबर में। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया? एलन और कीथ एटसन ने। लेकिन कब दिया? 1963 में, 1963 में सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा किया गया। मतलब दोनों राइटर ने किया, एलन और कीथ एटसन ने। तो एलन ने कब किया था? एलन ने 1963 में किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 9वें नंबर में। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक कक्षा में कितने छात्र होने चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग 5 से 10 तक ही छात्र होने चाहिए। मतलब जब सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया चल रही है तो केवल कक्षा में कितनी संख्या में छात्र हों? 5 से 10। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 10वें नंबर में। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? तो क्लिफ्ट जो हैं और उनके सहयोगियों ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण जो अवस्था होती है, प्रक्रिया होती है, वो 3 अवस्थाओं में
संपन्न होती है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 11वें नंबर में, निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। सूक्ष्म शिक्षण के पद क्या होते हैं भाई? तो ये जो उपयुक्त पद दिए हैं इनमें से कौन से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं? विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, जो विशिष्ट कौशल होते हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना, तो ये भी है। पुनः मूल्यांकन करना भी इसमें आता है। सूक्ष्म पाठ योजना को तैयार करना, ये तो सबसे पहले ही करते हैं ना, तो तीनों काम जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। ठीक, उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 12वें नंबर में। तो सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है ना, ये तो हमने बोला कि 36 मिनट का टाइम होता है, एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है। तो ये जो चक्र है इसका सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? योजना तैयार करते हैं। योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर उसके बाद पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका चक्र पूरा चलता है। तो ये इसका एक चक्र का सही क्रम हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कन्फ्यूज़न लगता है ना कि कौन सा सही होगा इनमें, हमें ये लग रहा है ना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए तीनों चीज़ तो सभी में दे रखी है, ये तीनों सभी में ना, योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि। तो ये देखिए कि प्रतिपुष्टि हो गई, फिर इसमें क्या होगी? पुनः योजना होगी ना, पुनः शिक्षण थोड़ी कर सकते हैं। तो पुनः योजना, योजना फिर से आई, फिर शिक्षण फिर से आया, फिर उसके बाद फिर प्रतिपुष्टि होगी, है ना। तो ये क्रम आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 13 नंबर में। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? मतलब जो सूक्ष्म पाठ है ना उसकी अवधि 6 मिनट की, आपको 6 मिनट सूक्ष्म पाठ पढ़ाना है जल्दी से। तो 6 मिनट जो है वो इस सूक्ष्म पाठ का टाइम पीरियड अवधि निर्धारित की गई। कितने मिनट? 6 मिनट। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 14वें नंबर में। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं। सूक्ष्म शिक्षण का निम्न में कौन सा गुण है भाई? तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। शिक्षण का व्यवहार अच्छा होगा तभी तो बालक अच्छे से सीख पाएगा, तो ये तो सही है। यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है, ये भी सही है। यह मुख्य भूमिका छात्राध्यापक होती है। इसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो छात्र का जो अध्यापक है उसी की होती है। तो उपयुक्त सभी जो हैं ये सूक्ष्म शिक्षण के गुण हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 15वें नंबर में, ये हमारा लास्ट प्रश्न भी होगा। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। ठीक है, कौन सी सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है ये ध्यान कर लेना है कि प्रश्न हमें सही से पढ़ना है। व्यावसायिक परिपक्वता अर्जित करना सूक्ष्म निरीक्षण प्रशिक्षण का सतत साधन है। तो देखो व्यावसायिक परिपक्वता सूक्ष्म शिक्षण से जो हम सीखेंगे तो व्यावसायिक परिपक्वता अर्जित करेंगे ना, तो ये भी सही है। सूक्ष्म निरीक्षण प्रशिक्षण का सतत प्रधान है, ये भी सही है भाई। सूक्ष्म शिक्षण एक स्वमूल्यांकन प्रक्रिया है, ये भी सही है कथन। फिर सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? सूक्ष्म शिक्षण से हम नवीन स्वरूप भी तो कर सकते हैं। नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करता, तो नहीं दे रखा है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो है सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।